बीमारी के बारे में, जिस बीमारी को लेकर यही कहा जाता है कि अगर समय पर इसका उपचार न किया गया तो ये रोग बहुत गंभीर हो सकता है, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि हो गया है तो उस कैंसर को कम करने के लिए या पूरी तरह से ठीक करने के लिए योग किस तरह से मददगार हो सकता है? ये कैंसर जो है, मैंने जैसे बीपी के बारे में बताया था जी, उसी तरह से मैं कैंसर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ये समझिए कि कैंसर होता क्यों है। जी, तो सबसे पहले कैंसर के सेल्स है हर एक व्यक्ति में होते हैं, परंतु वो पनपते नहीं है, ज्यादा उसका बढ़ना संभव नहीं हो पाता है। जी, क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन या हमारी सांसें या प्राणायाम जो है वो सही ढंग से कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक देखना है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर अच्छे से जाते हैं, यानी प्राणायाम आपको रेगुलर में करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरा जो एक बताया गया है, ये होता है ये प्लास्टिक जो आजकल हुआ है जी, कोई भी खाने का पदार्थ प्लास्टिक में बिल्कुल भी ना रखे। हाँ, प्लास्टिक में जो केमिकल्स होते हैं, अन्न में जो केमिकल्स होते हैं, उसके कारण इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में कोई भी बोतल वगैरह हो तो वो कांच की होती थी या किसी मेटल की होती थी। आज प्लास्टिक सबसे ज्यादा निकला है, तो उसी के कारण ये कैंसर ज्यादा पनप रहा है। चलिए ठीक है, अब जो इतना तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसके ऊपर के उपाय जानते हैं। सबसे पहला जो है, अभी मैंने जैसे बताया कि निरंतर रूप से दीर्घ श्वसन यानी लंबा सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना जी, जितना ये करेंगे उतना हमारी ऑक्सीजन लेवल। अभी एक नया ताजा कोरोना आके गया अपने पास, तो उसमें बताया गया था कि पेट पर लेटकर हम सांसों को अच्छे से लेना और छोड़ना जी, उसके कारण हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के नीचे वाले जो हिस्से रहते हैं, जो सैक्स बोलते हैं, उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन जाता है। और जितना ऑक्सीजन उसमें नीचे तक जाएगा उतना हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ी हुई दिखी थी जब ये कोरोना आया था। ऑक्सीमीटर से उसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम निरंतर रूप से करना है। दूसरा एक कारगर उपाय है उसमें, वो है उपवास, यानी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। जितने हम उपवास में रहेंगे, इसलिए अपने धर्म में भी बताया गया है कि कम से कम हफ्ते में एक बार का थोड़ा सा उपवास करिए, उससे भी कैंसर के सेल मर जाते हैं, ऐसे बताया गया है। बिल्कुल। उसके साथ साथ फिर प्राणायाम के साथ साथ उपवास और शुद्ध सात्विक, अभी मैंने जैसे बताया, फल, सलाद, पानी पीना, बहुत ज्यादा अच्छे से पानी पीना। और एक ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है स्ट्रेस यानी तनाव। जितना हम तनाव में रहेंगे ये कैंसर के सेल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, पनपते हैं जी। इसलिए बहुत ही रिलैक्स रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसके कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन नाम का एक द्रव केमिकल निकलता है, और जो हमारा अंदर में मेडिसिन का काम करता है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना तो तुरंत में हमें ठीक लगता है, ठीक उसी ढंग से जब हम बहुत ज्यादा दिल से खुश रहते हैं तब उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन नाम के द्रव निकलते हैं, जो हमारे कैंसर और जितने भी मूल जड़ से निकलने वाले जितने भी रोग है उसको खत्म कर देते हैं। तो इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए और इसका आनंद मुझे लगता है सभी लोगों ने लेना चाहिए, आसनों का, प्राणायाम का। माथुरकर साहब, कैंसर तो अलग अलग तरह के होते हैं। अमूमन जो कैंसर पाए जाते हैं, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर या पेट में कैंसर होता है, तो इसके लिए योग जो है उसमें कौन से आसन करना चाहिए और ये किस तरह से मददगार होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन की लेवल की कमी की वजह से वहां पे जल्दी पनपते हैं। तो जैसे मान लो गले का कैंसर है, तो गले के कैंसर केवल जैसे भ्रामरी प्राणायाम है या फिर ओंकार है, ध्यान यानी मेडिटेशन की क्रिया है, और गले के जितने भी अभी मैंने जैसे बताया संधि संचलन, तो गले की भी जितने संधि संचलन है वो है। बाद में धनुरासन है, भुजंगासन में सरल भुजंगासन है, जो हाथ कोहनी पे खड़े रखकर हम गले को यानी गर्दन को ऊपर रखते हैं जी। तो ऐसे 2-4 आसन उस स्थान के लिए तनाव देने वाले जितने भी रहेंगे, और उसके साथ साथ प्राणायाम करना, तो उसकी वहां की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगी और उसके कारण वहां की तकलीफें कम होगी।
अभी जैसे बताया पेट का यदि कैंसर है जी, तो पेट के कैंसर के ऊपर के जितने अभी जैसे भुजंगासन बताया, धनुरासन, नौकासन, जिस पर इसमें ध्यान रखिएगा कि कितने लेवल का कैंसर है। ज्यादा यदि उसकी इंटेंसिटी है तो बहुत सहज रूप से करना पड़ेगा, और बिल्कुल पहले के स्टेज में है तो उसको आराम से हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया 1-to-1 पहले कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही इसको देखना पड़ेगा कि कैसे उसका फायदा हो रहा है। माथुरकर साहब, जब किसी व्यक्ति को कैंसर का पता चलता है तो हॉस्पिटल में तो वो अपना इलाज करवाता ही है जी। तो क्या कोई व्यक्ति ये भी विश्वास कर सकता है या सोच सकता है कि मुझे हॉस्पिटल न जाकर मैं केवल योग का ही सहारा लूं, या फिर हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलने दें और उसके साथ साथ योग का सहारा ले? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत ही मुझे लगता है सबके लिए अच्छी जानकारी का ये प्रश्न है। तो हम इसमें स्टेजेस बताते हैं कि कुछ भी ना होने के लिए रेगुलर नियमित रूप से योग प्राणायाम करना ही चाहिए शुरू से। उसके बाद यदि मान लो तब भी हमारी सीवियरिटी या तीव्रता कितनी है उस रोग की, उसके मुताबिक हमको आगे बढ़ना पड़ेगा जी। क्योंकि यदि मान लो कुछ भी नहीं संभव है तो आपको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी नहीं संभव है तो सर्जरी के ऊपर जाना पड़ता है जी। तो उसकी तीव्रता कितनी है और हमारी क्षमता कितनी है। जैसे मान लो कम उम्र में हम ये आसन प्राणायाम अच्छे से कर सकते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे उतने आसन प्राणायाम नहीं बनते हैं, तो आपको मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मेरा जो ख्याल है कि ये तीनों पैथी हैंड इन हैंड चलनी चाहिए जी। और उसका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके ऊपर का पूरा पूरा निदान होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं योग प्राणायाम सिखाता हूँ तो मैं उसी का अनुमोदन करता हूँ कि बस इसी से होगा करके, पर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत ये देखनी चाहिए उसकी क्या स्थितियां है और उसके मुताबिक सारी पैथियां एक साथ भी चल सकती है और उस हिसाब से उसको निजात मिल सकती है। माथुरकर जी, आज आपने अभी तक हमें जो जानकारी दी उसमें ब्लड प्रेशर जी, शुगर और कैंसर पर हमने बातचीत की। अब एक और समस्या जो लोगों को होती है, माइग्रेन की समस्या, जो कि सिरदर्द जिसका लक्षण होता है। माइग्रेन वाले जो हैं वो इसे ठीक करने के लिए योग का किस तरह से सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल, आजकल माइग्रेन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है तो इसका भी बहुत सुंदर इलाज है। एक तो सबसे पहले इसमें हमारा स्ट्रेस लेवल, तनाव जितना कम रहेगा और तनाव सबसे ज्यादा कम रहने के लिए शवासन यानी बिल्कुल बेजान से पड़े रहने की जो चीज होती है इस शवासन में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नींद की तकलीफ यदि किसी को है तो ये शवासन जरूर करना चाहिए। उसके बाद शवासन तो एक कारगर है ही, उसके बाद हमारा रहता है भ्रामरी प्राणायाम, या और भी उसमें 2-3 तरीके से है जिसको एक षण्मुखी मुद्रा भी बोलते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम तो आमतौर पे सबको पता है, पर षण्मुखी मुद्रा दोनों हाथों को ऊपर लेना है, पहली उंगली माथे पर, दूसरी आंख पर, तीसरी नाक के नीचे, चौथी छोटी हनु पर और अंगूठे कान के छेदों में। इसका मतलब ये है कि हमने विचार बंद किए पहली उंगली से, दूसरी उंगली से देखना बंद किया, तीसरी उंगली से सांस को भी हल्की कर दी, चौथी छोटी उंगली से जिह्वा ने टेस्ट को भी कम कर दिया और अंगूठे जो कान में लगाए हैं उसमें हमने सुनना भी बंद किया। तो इससे होगा क्या? इससे हमारा पूरा का पूरा ध्यान, लक्ष्य अंदर की ओर जाएगा यानी मस्तिष्क में जाएगा। तो मस्तिष्क में ही यह माइग्रेन की बीमारी ज्यादा उत्पन्न होती रहती है। तो बाहर से पूरा बंद करने से जो कंपनी उठेगी वो सबसे ज्यादा हमारे कारगर रहेगी हमारे ब्रेन मस्तिष्क के लिए और उसी से हमें इस माइग्रेन से निजात मिल सकती है। साथ ही साथ दूसरा जो है वो ओंकार। ओंकार के स्पंदन इतने ज्यादा सटीक और इतने ज्यादा फायदेमंद है ना केवल अपने बॉडी के लिए पर ब्रेन के लिए भी, और उससे ये फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ फिर चिड़चिड़ाहटपन अपने को रोकना पड़ेगा। जो भी खुशियां, जो भी अच्छी चीज हमारे आमतौर पे होते रहती है आजू बाजू, उसकी और ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोल भी दिया, कुछ अपने मुताबिक चीज नहीं भी हुई तो उसको हमें छोड़ के आना चाहिए। तो इससे हमें फायदा मिलेगा माइग्रेन के ऊपर। और एक थोड़ा सिंपल और सरल जो उपाय है वो यानी एक ग्लास में नमक
और शक्कर, ये दोनों का बराबर प्रमाण डाल के एक ग्लास में रख देना और दिन में धीरे धीरे एक एक सिप करते हुए पूरा दिन भर उसे पीते रहना, तो उससे भी सबसे ज्यादा फायदा मिला हुआ है। माथुरकर जी, आपने बहुत अच्छी ये जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और माइग्रेन के अलावा जो एक आम समस्या लोगों में आती है, वो ये आती है कि बदन के अलग अलग हिस्सों में उम्र के साथ साथ दर्द शुरू हो जाता है। आमतौर पर कमर और घुटने की बात करें तो बिल्कुल, तो कमर और घुटने के दर्द के लिए योग किस तरह से हमें निजात दिला सकता है? बहुत सुंदर। अभी एक बड़ा ही विचित्र और थोड़ा सा अलग ये एक रोग तकलीफ आई थी जिसका नाम है चिकनगुनिया जी। तो चिकनगुनिया में आमतौर पे यही पूरे हाथ पैरों में भी और उसके साथ साथ कमर और पेट में भी दर्द तकलीफ महसूस होती थी। तो इसका सबसे ज्यादा आजकल का जो मुख्य कारण है वो है हमारा फिजिकल यानी शरीर का हलचल ना होना। आजकल इतनी सारी सुविधा हो गई, गाड़ियां हो गई, एसी चलना हो गया, ये सारी चीजों के कारण हमारा चलना बंद हो गया, करीब करीब बंद हो गया। तो उसके कारण ये समस्या बढ़ती है। महिलाओं में कहने जाए तो जैसे मान लो पीरियड के वक्त ये तकलीफ होती है और पीरियड बंद होने के बाद तो और ज्यादा मोटापा और ये तकलीफ बढ़ती है। तो इसका सबसे ज्यादा कारगर और सुंदर उपाय जो सबसे पहले मैंने बताया वो है संधि संचलन। जितने भी हमारे जोड़ है वो पूरी तरह से उसको एक्टिवेट करना, और कोई भी आसन प्राणायाम करने के पहले यदि ये हम करते हैं तो सबसे ज्यादा कारगर देखा गया है। संधि संचलन क्या होता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताएंगे? संधि संचलन अभी मैंने बताया, जैसे मान लो हाथों की उंगलियों से शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले दोनों हाथों को सीधे सामने लेना खड़े होकर और उंगलियों को पूरा पूरा तान कर रखना है। उंगलियों के बीच में जलन हो इतना खिंचाव देना है, कुछ सेकंड 5 से 10 सेकंड वहां पर रुकना है। उसके बाद मुट्ठी को यानी उंगलियों को बंद करना है, मुट्ठी बंद करना है और कस के जोर से दबाना है। तो ये हो गया उंगलियों की संधि संचलन। उसके बाद आती है कलाई। कलाई को पूरी तरह से घुमाना है, अच्छे से घुमाना है, धीरे धीरे। उसके बाद कोहनियां हैं, कोहनियों को दोनों तरफ से गोल घुमाना है। उसके बाद शोल्डर, कंधे होते हैं तो कंधों को गोल घुमाने की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद आती है हमारी गर्दन। गर्दन को भी धीरे धीरे घुमाना होता है। यानी थोड़ी इसमें क्या बता रहा हूं मैं कि जितने भी हमारे जोड़ है उसको बहुत सहज तरीके से पर प्रयास यानी फिजिकली पूरा प्रयास करते हुए इसे एक्टिवेट करना है, और यही होता है संधि संचलन। श्री सचिन माथुरकर जी, आज आपने विभिन्न जटिल रोगों के उपचार में योग किस तरह से सहयोग कर सकता है इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इसका लाभ उठाएंगे और वे योग से जुड़कर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और इसी के साथ चलें योग की ओर के इस अंक से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए। नमस्कार। चलें योग की ओर। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जटिल रोग दूर करें योग। इस विषय पर श्री सचिन